नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा फाइनल रिजल्ट परसों घोषित किया गया और लगातार हम आपको सफल कैंडिडेट के साथ साक्षात्कार दिखा रहे हैं। और इस कड़ी में आज हमारे साथ हैं कांतेश। आपको बता दें, बेगूसराय के रहने वाले हैं, 5वीं नौकरी है इनकी और एसडीएम 70वीं से हुए ही हैं। साथ ही साथ इनका सीडीपीओ में भी सिलेक्शन हुआ है, यानी कि एक सिविल सेवा में दो पदों पर इनका चयन हुआ है। आपको बताएं कि यूपीएससी करना इनका सपना है। तो चलिए इनसे बात करते हैं। कांतेश, यस सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि पिछली सेवाओं के बारे में, किन किन सेवाओं के लिए आपका चयन हुआ था पहले? सबसे पहले मैं अपना शैक्षणिक बैकग्राउंड बता देता हूँ। पूछ लेंगे हम, पहले ये बताइए उसके बाद। यस सर, ठीक है। तो सेवा में सबसे पहला जॉब जो मेरा लगा था गवर्नमेंट जॉब, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में CHSL के थ्रू लगा था। पोस्टल असिस्टेंट की नौकरी थी पोस्टल डिपार्टमेंट में, जिसे मैंने छोड़ दिया, क्विट आउट कर दिया क्योंकि उसमें वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो मैंने ज्वाइन ही नहीं करा। और दूसरा जॉब मेरा SSC CGL से पिछले साल ऑडिटर के पद पे लगा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर मैं ऑडिटर हूँ। तो उस जॉब को मैं भी परस्यू कर रहा हूँ और 1 साल 1 महीने से ये जॉब कर रहा हूँ। और मेरी जो तीसरी नौकरी है, अभी मैं इनकम टैक्स में ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पद पर सेलेक्ट हुआ हूँ और जिसका ज्वाइनिंग प्रोसेस बाकी है। और अभी BPSC में मैं 70वीं में SDM के पद पर सेलेक्ट हुआ हूँ और साथ ही साथ CDPO के पद पर भी सेलेक्ट हुआ हूँ। कांतेश जी, अब आते हैं आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन से पहले फैमिली बैकग्राउंड। पिताजी क्या करते हैं, माँ क्या करती हैं, कितने भाई बहन हैं, कहाँ से पढ़ाई लिखाई की है, ये सब बताइए जरा। सर मेरे पिताजी किसान हैं, मेरी माँ आंगनबाड़ी सेविका है। मेरे दादाजी बहुत कर्मठ किसान थे और खेती करके ही उन्होंने मेरी माँ को आंगनबाड़ी सेविका बनाया, कह सकता हूँ, और अपने पोता को SDM बनाया, ये भी कह सकता हूँ। और कहीं ना कहीं मैंने जो सफलता अर्जित की है, उसके पीछे मेहनत का बहुत रोल है और मेहनत करना मैंने दादाजी से ही सीखा था। अच्छा, पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुआ आपका? सर मेरी पढ़ाई मैंने सिमुल तालाब आवासीय विद्यालय से पढ़ाई की। क्लास 6 से 10 तक मैंने सिमुल तालाब आवासीय विद्यालय में पढ़ाई की। फिर मैं JEE की तैयारी करने लगा। और हाँ, एक बात और बता दूं कि 10th में मैं टॉप 10 में था। अच्छा, स्टेट में। अच्छा, कब किए 10th आप? 2017 में मैं 10th पास आउट। अच्छा, टॉप 10 में थे आप? यस। अच्छा, चलिए। और मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कर कमलों द्वारा सम्मानित भी हुआ था। अच्छा। क्लास 10th के बाद। और फिर मैंने 11th-12th में JEE की तैयारी करी और मेरा एडमिशन NIT तिरुचिरापल्ली में सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में हुआ। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया अपना पूरा। और फिर फर्दर मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी को परस्यू करने लगा। इंजीनियरिंग किए, फिर सिविल सेवा में आ गए। सारे लोग इंजीनियर ही यहाँ निकाल रहे हैं सिविल सेवा में। कितने लोगों का इंटरव्यू लिया, वजह क्या रहा कि इंजीनियरिंग किए लेकिन उस क्षेत्र में नहीं गए, सिविल सेवा की तरफ आ गए? सर वजह ये रहा कि जैसे कि मेरे स्कूल में एक डायलॉग बोला जाता था, बहुत फेमस डायलॉग था कि भारत में पहले IIT करो फिर सोचो क्या करना है। तो अच्छा। उसका मतलब मुझे बाद में समझ में आया, और उसका ये मतलब है कि आप IIT करते हैं तो इसका मतलब आप मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ते हैं। और साइंस इज द मदर ऑफ ऑल ऑफ द सब्जेक्ट, क्योंकि साइंस आपको एक रैशनैलिटी सिखाता है, एक रैशनल थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होता है, तार्किकता डेवलप होती है। और जब आपके अंदर तार्किकता आती है तो किसी भी सब्जेक्ट को आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। अच्छा। जैसे मैं अपने ही केस में बताऊं कि मैं CDPO की तैयारी नहीं करता था, क्योंकि CDPO की वैकेंसी रेगुलर नहीं है। लेकिन मैंने CDPO का PT में डाल दिया, मेरा उसका कट ऑफ क्लियर हो गया, तो मैंने मेंस लिखा। मेंस में CDPO का एक एडिशनल पेपर था जो LSW का पेपर था। मैंने 10 दिन में LSW पढ़ा और अच्छा स्कोर किया, तभी तो बिहार में रैंक 5 आया CDPO में। तो ये कह सकता हूँ कि तार्किकता वो ज्यादा जरूरी है, स्मार्ट स्टडी ज्यादा जरूरी है कि आप बल्क बुक पढ़ें, पूरी किताब पढ़ रहे हैं। हाँ, आपके पास समय है तो जरूर पढ़ें, सारी किताबें पढ़ें, सारी किताबें इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंजीनियरिंग या साइंस आपको ये सिखाता है कि आप कम से कम समय में बड़े से बड़े टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं। कौन सा मीडियम था आपका? मेरा मीडियम सर इंग्लिश मीडियम था, लेकिन मैंने एसए हिंदी में लिखा था, क्योंकि हिंदी एसए में थोड़ा एज मिलता था मार्क्स में, इसलिए मैंने एसए कॉन्फिडेंस भी आता है थोड़ा लिखने में। ये सर। और ये जो तैयारी का जो है, आप तो देखा जाए तो IIT के रहे, मैं इंजीनियरिंग के कैंडिडेट स्टूडेंट रहे, फिर से आके आप SSC का अलग अलग एग्जाम निकालें। सिविल सेवा अलग होता है, PT होता है, मेंस होता है, कहीं क्लास लिए या खुद से सारा चीज़ को देखते हुए खुद से प्लानिंग करके किस तरह इसको पार पाए आप?
और सेल्फ स्टडी मेरे लिए बहुत वर्क किया। मैंने किसी भी कोचिंग से कोई भी मदद नहीं ली और सेल्फ स्टडी के बदौलत मैंने अपने पहले प्रयास में ये दोनों सफलता अर्जित की। अच्छा, ये पहला प्रयास आपका था? यस सर। अच्छा, ये तो फिर नोट्स ये सब जो है, जीएस की तैयारी, एसए की तैयारी, क्या रणनीति रहा, क्या पढ़े आप इस सब के लिए? जो होता है ना, बेसिक बुक होता है, कुछ बुक लिस्ट बताते हैं जो छात्र इसको फॉलो करते हैं। यस सर। जैसे इस एग्जाम में 3 स्टेजेज होते हैं, एक पीटी है, एक मेंस है, इंटरव्यू है। तो तीनों की रणनीति काफी अलग है। पीटी का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है और उसमें आपको बहुत ज्यादा रिसोर्सेज कवर करने पड़ते हैं और एक एक फैक्ट को आपको कवर करना पड़ता है। मेंस का सिलेबस काफी क्रिस्प है और टू द पॉइंट है, तो आप उसको टू द पॉइंट अटैक कर सकते हैं और बहुत छोटा है लेकिन बहुत थॉरो उसको करना पड़ता है। और इंटरव्यू तो पर्सनालिटी टेस्ट है ही, वो तो नॉलेज का टेस्ट है ही नहीं। वो तो आप जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उस अनुसार आप ढलते जाते हैं और सीखते जाते हैं। तो जहाँ तक पीटी का बात है, तो पीटी के लिए मैंने जैसे एनसीईआरटीज की जितने भी बुक है वो तो बाइबल होती है। एनसीईआरटी शुड बी योर बाइबल आइदर फॉर बीपीएससी, यूपीएससी, एनी स्टेट पीसीएस। एनसीईआरटीज क्लास 6 to 12 शुड बी योर बाइबल इन एवरी सब्जेक्ट। अगर आपने वो कर लिया है उसके बाद आप सोचिए कि अब मुझे क्या करना है। अक्सर क्या होता है कि हम लोग तैयारी करते करते मटेरियल इतना कलेक्ट कर लेते हैं कि एक भी मटेरियल नहीं पढ़ते हैं और हमारे मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर छोड़ के हम लोग मटेरियल कलेक्टर बन जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मटेरियल जितना कम रखें और उसको जितना ज़्यादा बार रिवाइज करें वो सही है। बाकी अगर हर एक सब्जेक्ट के लिए रेफरेंस बुक की बात करूँ, ये तब अप्लाइड है जब आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ चुके हैं और समझ चुके हैं। तो रेफरेंस बुक में आप जैसे साइंस में तो एनसीईआरटी ही काम करती है, उससे ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है। पीटी के लिए मैं बता रहा हूँ। और जो जैसे आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आप स्पेक्ट्रम की बुक पढ़ सकते हैं क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। फिर आप एनसीईआरटी ही एंशिएंट और मेडाइवल के लिए एनसीईआरटी ही कर सकते हैं। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी में आप माजिद हुसैन की बुक कर सकते हैं रेफरेंस बुक के तौर पर। जीसी लियों की बुक कर सकते हैं, लेकिन वही कंडीशन अप्लाइड कि आपने पूरी एनसीईआरटी पहले कर ली है। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी कर ली है तभी आप रेफरेंस बुक की तरफ जाएं। जैसे पॉलिटी में एम लक्ष्मीकांत की बुक आती है, सारे लोग जानते हैं, बुक सब जानते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जितने भी सिविल सर्विसेज के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो सारी किताब के नाम जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि पढ़ना कैसे है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी चीज को अगर पकड़ें तो थॉरोली पढ़ें। कोई एक सोर्स पकड़े, आप कोई भी कोचिंग का नोट्स पकड़ लें, रेफरेंस बुक पकड़ लें, एनसीईआरटी पकड़ लें, एक जगह स्टिक रहना है। कहने का मतलब है कि हमको बार बार अपना धुरी नहीं बदलते रहना है कि मतलब 1 घंटा हुआ नहीं, मेरा बाउंड्री चेंज हो गया कि हमको ये करना है, हमको वो करना है। एट लास्ट होता है क्या है कि आपको कुछ नहीं पता है और आप बहुत कुछ कर चुके हैं। मेंस के लिए कैसा रहा? मेंस में क्वेश्चन बड़ा ही घुमावदार होता है। एक प्रश्न में कई प्रश्न होते हैं। टेल उसका डिमांड क्या है, वो कितना जरूरी है, कैसे उसे टैकल किए आप? यस सर। जहाँ तक मेंस का प्रश्न है तो 69 बीपीएससी तक तो मतलब जो मैंने क्वेश्चन पेपर ऑब्जर्व किया तो मतलब थोड़ा सा ट्रेंडी क्वेश्चन होते थे कि प्रेडिक्टेबल होते थे कि अच्छा ये क्वेश्चन तो बीपीएससी में आते हैं, तो मेंस थोड़ा इजी था। लेकिन 78th में एक ड्रास्टिक शिफ्ट देखने को मिला जो यूपीएससी के तर्ज पे मेंस था। और वहाँ पे जो भी तैयारी लोग रेगुलर कर रहे थे 69th में, उन लोग बहुत लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ 78th में। और ये बहुत आश्चर्यजनक बात है लोगों के लिए कि 2000 सीट में उनका सिलेक्शन कैसे नहीं हुआ। उसका कारण मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं यही रहा कि वो जो ड्रास्टिक चेंज हुआ सिलेबस में, सिलेबस नहीं क्वेश्चन के पैटर्न में। क्या क्वेश्चन का पैटर्न था? तो काफी एनालिटिकल क्वेश्चन GS2 में पूछा गया। ऐसे मोर और लेस सेम था। GS1 में भी जो हिस्ट्री का पोर्शन था वो लगभग सेम था एज पर द प्रीवियस बीपीएससी पेपर्स। बट जो DI का पेपर था, जैसे बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका DI में 72 आउट ऑफ 72 है, और जिनका भी 72 आउट ऑफ 72 है लगभग लोग वो मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। जैसे मेरा खुद का DI में 72 आउट ऑफ 72 है। तो DI भी ट्रिकी था। 70वीं में तो बड़ा लेंदी पूछा गया था। ये सर बहुत टाइम टेकिंग था, उसके चलते दूसरा क्वेश्चन जो है हार्म हुआ उसका। ये सर, और बहुत लोगों का ये समस्या हुआ कि उनको आता हुआ क्वेश्चन रफ पेज में चला गया। तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, पेज तो कभी गिनते नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले। मैं 4 क्वेश्चन बना लिया, 2 क्वेश्चन शायद बचा हुआ था और मेरा पेज बचा हुआ था मात्र 1। और हम सोचे कि अब संयोग से हम देख लिए कि एक ही पेज बचा हुआ। तो मैंने स्टेप को स्किप करके
वो क्वेश्चन को मैंने दोनों क्वेश्चन को एक पेज में हटाया, जबकि वो दोनों क्वेश्चन अगर पेज होते तो 3 पेज में आते। लेकिन मैं उसको एक पेज में ही हटाया कि अब हमको फाइनल आंसर से मतलब है, क्योंकि पेज नहीं है, स्टेप को हम स्किप कर सकते हैं। तो मैंने स्टेप को स्किप किया और संभवतः मेरा डीआई में 72 आउट ऑफ 72 ही होगा। अच्छा कांतेश जी, एक बताइएगा कि ये लंबा लंबा आंसर लिखना होता है या टू द पॉइंट सटीक? शब्दों का ख्याल रखना पड़ता है, शब्दों की सीमा जो रहती है उसका? सर शब्दों की सीमा कुछ नहीं होती है मेरे हिसाब से। जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में अगर 2 पेज छोड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि एग्जामिनर ये चाहता है कि आप 2 पेज लिखें। उससे मतलब नहीं है कि 120 वर्ड में लिखना है कि 130 वर्ड में लिखना है। तो 2 पेज छोड़ा हुआ है, अगर आप लिखने में सक्षम हैं, अगर आपकी राइटिंग इतनी फास्ट है कि आप सारी पेजेज भर सकते हैं, मैं बात बनाने नहीं बोल रहा हूँ, क्वालिटी कंटेंट में अगर आप सारी पेजेज भर सकते हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं। लेकिन अगर आपके पास क्वालिटी कंटेंट नहीं है, सिर्फ ऐसे ही है कंटेंट, सिर्फ लिखे जा रहे हैं, टू द पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, क्वेश्चन के डिमांड के हिसाब से नहीं लिख रहे हैं, तो आप ज्यादा ना लिखें। एस्से के लिए क्या कहेंगे? एस्से का तैयारी आपने कहाँ से किया और किस तरह ऐसे लिखना चाहिए? कुछ उसका आसान जो है ट्रिक वो बता पाते? सर एस्से में क्या है कि मतलब जैसे एस्से किसी टॉपिक पे आता है और उस टॉपिक को खुद से डिकोड करना होता है। लाइक आपके सामने कोई XYZ है, अब उसको डिकोड करना है कि व्हाट, व्हाई, या फिर जितने एंगल से, जैसे एक स्पेक्युलेटिव अप्रोच बहुत फेमस है, अगर नॉर्मल एसेज है तो इस पे काम चल जाता है कि आप उस पे सोशल, ठीक है, एस से सोशल हो गया, पी से पॉलिटिकल हो गया, ई से इकोनॉमिक हो गया, सी से कल्चरल हो गया, एल से लीगल हो गया, आई से इंटरनेशनल हो गया, एस से हिस्टोरिकल हो गया। कहने का मतलब है कि इस तरह से आप डायमेंशंस खोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक टॉपिक है, आप अलग अलग डायमेंशंस खुद से खोल सकते हैं। वहाँ आपके पास स्वतंत्रता है कि आप कितना ज्यादा डायमेंशन खोल सकते हैं और कितना ज्यादा। जैसे गाय पे निबंध लिखना है, सपोज हम लोग बचपन से लिखते हैं गाय एक चौपाया जानवर है, गाय घास खाती है, गाय दूध देती है, लेकिन उसी गाय पे निबंध ऐसे भी लिखा जा सकता है, आज बाजार में मैंने आते हुए एक गाय देखी, गाय की हालत वो नहीं थी जो होनी चाहिए थी। हम लोग ऐसे तो गाय को पूजते नजर आते हैं, लेकिन सड़क पर देखे गाय की दुर्दशा मैं बयां नहीं कर सकता। तो एग्जामिनर इम्प्रेस होगा। कहने का मतलब है कि रूटीन चीज लिखने से बचें और जितना आप खुद से सोचिए यूनिकनेस, कि खुद से कोट्स तैयार करते हैं, खुद से कोट्स इकट्ठा करते हैं या फिर खुद से अपना पॉइंट देते हैं जो आपका अपना एक्सपीरियंस है, तो वो आपके एस्से को बहुत ज्यादा अच्छा बना देता है। चलिए इंटरव्यू के बारे में बताएंगे, इंटरव्यू कब था, कैसा रहा इंटरव्यू आपका? इसमें मेरा 28 फरवरी को इंटरव्यू था फर्स्ट शिफ्ट में, और मेरा पंकज सर का बोर्ड था और काफी लोगों का रिव्यू था कि वो स्ट्रिक्ट बोर्ड है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे बहुत फ्रेंडली लगा और मैंने बात करी, मुझे बहुत अच्छा लगा। इंटरव्यू का एक्सपीरियंस तो मेरा बहुत ही लाजवाब था। अच्छा, बहुत ही लाजवाब था। आगे का टारगेट 5 तो नौकरी कर ली है सर, ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था बीपीएससी में, तो अभी मुझे यूपीएससी ट्राई करना है ईमानदारी से, 1, 2, 3 बार तो जरूर ट्राई करना है। चलिए आपको कांतेश शुभकामना है कि यूपीएससी कम से कम आप क्वालिफाई करें, IAS बने और फिर से हम आपका इंटरव्यू लेने के लिए आएँ। काफ़ी अच्छा लगा आपकी बातों को सुनकर और छात्रों को भी काफ़ी इससे फ़ायदा होगा और हम आपके भविष्य की, उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। थैंक यू सर। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।